हाँ जी, good morning everyone. So yesterday we discussed AS 19 leases, finance lease versus operating lease. तो मेन फोकस फिनेंस लीज पे रहेगा और लीज फिनेंस है या ऑपरेटिंग है डे वन डिसाइड होगा और दोनों के लिए सेम क्लासिफिकेशन होगा. इट्स नॉट पॉसिबल कि लेसर तो बोले फिनेंस, वो बोले ऑपरेटिंग. नो, फॉर बोथ इट विल बी सेम, या तो फिनेंस या ऑपरेटिंग. एंड फिनेंस लीज है कि नहीं, उसके कई सारे क्राइटेरियाज अपन ने डिस्कस किए. उसमें से अपने काम का जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अगर सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू के आसपास है, फिनेंस लीज. अब अकाउंटिंग, लेसर एंड लेसी. तो फिनेंस लीज का डिस्कशन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज बाद में डिस्कस करेंगे. तो फिनेंस लीज के केस में जहाँ तक लेसी है, रेस कहता है ही इज़ द डीम्ड ओनर, इसलिए एसेट किसकी बुक्स में होगी, लेसी की बुक्स में. ओके, तो एसेट जो है वो लेसी की बुक्स में होगी, लेसर की बुक्स में नहीं होगी. डेप्रिसिएशन जो है लेसी चार्ज करेगा, लेसर चार्ज नहीं करेगा. और जो भी लेसी पेमेंट कर रहा है, ओके, वो ये मानेगा कि वो लोन का क्या कर रहा है, रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट. और ये क्या कहेगा कि जो रिसीवेबल्स हैं, मतलब डेटर्स, उससे रिसीव हो रहा है विथ इंटरेस्ट. ये ब्रॉड रूल है. ओके, अच्छा. एसेट जब लीज पे ली, एक तरह से उधार खरीदी है, तो उधार खरीदते हो तो एंट्री हमेशा से क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. वेंडर यहाँ पे कौन हो गया, लेसर. मतलब ये किसकी बुक्स की बात कर रहा हूँ, लेसी की बुक्स में. ओके, हाँ, ये एंट्री अब आप कहेंगे किस पे होगी, प्रिंसिपल पे कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे. तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल पे, क्योंकि ब्याज फर्स्ट ईयर का नहीं है. मान लीजिए 5 साल के लिए आपने लीज पे लिया है, तो ब्याज 1 साल का नहीं है, 5 साल का है. और दूसरी सबसे खास बात, ब्याज 5 साल का सेम नहीं हो सकता. पहले ब्याज ज़्यादा रहेगा, फिर जैसे जैसे प्रिंसिपल रीपे होता जाएगा, ब्याज का अमाउंट का कम होता जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट विल बी देयर. अब है एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है. ठीक है, तो अमाउंट, ठीक है, जिस पे एसेट को रिकॉर्ड करना है, तो एस कहता है इट विल बी लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट. एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस. कल अपने क्वेश्चन किया था ना कंप्यूटर वाला, फेयर वैल्यू 16 लाख थी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी, 14 लाख समथिंग. तो लेसी एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर जो करेगा वो 14 लाख वाली वैल्यू पे कर देगा. बाई चांस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी 16 लाख से भी ज़्यादा आ जाती है, तो फिर एंट्री किस पे की जाएगी, 16 लाख पे, विच एवर इज लेस. ओके, लेसी जहाँ तक है, हाँ, लेसी के लिए जो रिसीवेबल है, लेसी के लिए तो क्या है, डेटर्स है. अब वो तो एंट्री क्या करेगा, सॉरी लेसर जो है वो एंट्री क्या करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. भाई उसने तो कार बेची है. हाँ, लेसर के लिए डेटर कौन है, लेसी. ठीक है, तो लेसर जो है, हाँ, वो एक अकाउंट खोल देगा, लीज रिसीवेबल, मतलब डेटर अकाउंट टू सेल्स कह दे, चाहे टू कार कह दे, वॉट एवर इट मे बी. उसके लिए एस कहता है वो एंट्री किस पे करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, विच इज नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑफ असेट. अब एक चीज़ समझिए, जैसे आपको कार खरीदनी है, ओके, कई बार 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है, कई बार 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है. समझिए, एक तो कार का डीलर है, ठीक है,
एक लेसी जिसको कार चाहिए, और एक कौन हो गया, लेसर। अब ये कार का डीलर, लेसर और लेसी तीन पार्टीज हो सकते हैं। ओके, मतलब लेसर तो एक फाइनेंस कंपनी है, उसने कहा ठीक है आपको कार चाहिए, हम आपको खरीद के दे देंगे, कार हमारे नाम से रहेगी, ठीक है, बाद में वो जो भी अपनी कल डिस्कशन हुआ था बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं तो हमारी ही रहेगी, व्हाट रेट में भी। तो आप समझिए कार की कॉस्ट डीलर के लिए उस कार की कॉस्ट जो है वो है 13 लाख, उसकी सेलिंग प्राइस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है 15 लाख। हाँ, कार का डीलर ये कार किसको बेचेगा, लेसर को, और फिर लेसर ये लीज पे किसको दे देगा, लेसी को। अच्छा, मान लीजिए कार 5 साल में लेसी की हो जाएगी, वापस नहीं आएगी, तो लेसर कितने पैसे लेगा भाई, 15 लाख प्लस ब्याज। सिंपल है, क्यों कि लेसर का इन्वेस्टमेंट कितना है 15 लाख रुपया, वो प्लस उस पर ब्याज जोड़ेगा और ले लेगा, और मान लीजिए 20 लाख रुपया ले रहा है, तो लेसर 15 लाख रुपया इसको पे करेगा और इससे किस्तों के अंदर 15 लाख प्लस इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो अब लेसी जो है, अपन ने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, अच्छा वो 20 लाख रुपया टोटल दे रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो मोस्टली तो 15 लाख आएगी या उससे कम भी आ सकती है। रीज़न वो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू वाले पंगे होते हैं, वापस जाएगी, इसलिए तो जो भी कम है लेसी उस पर रिकॉर्ड कर लेगा, और वो एंट्री क्या करेगा, लेसी कार अकाउंट डेबिट टू लेसर, सीधा सीधा। हाँ, एएस वर्ड यूज़ करता है लीज पेबल, वो कुल मिला के लेसर। हाँ, लेसर एंट्री क्या करेगा, लेसी डेबिट, भाई पैसे लेने टू, हाँ चलो पहले तो लेसी इसको पैसे देगा कार के डीलर को, लेसर उसकी एंट्री क्या करे भाई, आप कहेंगे कार अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो 15 लाख, फिर हाथ हाथ एंट्री कर दो लेसी अकाउंट डेबिट टू कार। इतनी क्यों माता बच्ची कर रहे हो, एक ही एंट्री करेंगे। मैं मेरी बुक्स में कार खोलूँ ही क्यों, मतलब ठीक है, और एक्चुअल में अपन ने कार का गेट भी नहीं खोला होगा, सीधा लेसी के यहाँ ही गई होगी, तो ठीक है ना, तो अपन ने गेट भी नहीं खोला तो अकाउंट भी क्यों खोलें। ओके, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ कितने वैल्यू पे, 15 लाख, फिर इस पे ब्याज आता रहेगा एंड सो ऑन। कार का डीलर क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसके लिए तो सेल्स है, उसके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है। अब सपोज डीलर और लेसर एक ही आदमी है, डीलर ने कहा मैं ही दे दूंगा फाइनेंस पे, अपने तो 2 in 1 बिजनेस हो जाएगा, कार की कार बिक भी जाएगी और ब्याज की इनकम भी चालू। तो अब बताओ यहाँ पे वो एंट्री क्या करेगा, यहाँ बैंक तो गायब हो गया, यहाँ कौन आएगा फिर, लेसी डेबिट टू सेल्स, किस वैल्यू पे करे, 15 या 12 लाख, एंट्री तो 15 पे ही होगी कि 12 पे होगी, या सॉरी 13 लाख, सॉरी हाँ। तो अंडरस्टैंड 13 लाख कॉस्ट, सेल्स प्राइस 15, और इसमें तो 20 लाख ले रहे हैं, एंट्री 15 पे ही होगी। 2 लाख उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट है, वो लीज पे नहीं भी देता तो भी ये कमाई तो फर्स्ट ईयर की है, और 15 से 20 के बीच की जो कमाई है, समझिए 13 लाख, 15 लाख और 20 लाख, ये 5 लाख का डिफरेंस तो क्या है, इंटरेस्ट, ये वाला डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट तो ईयर ऑफ सेल में होता ही है, कार बेचता तो भी होता, लीज पे दी है तो भी होगा। जो एक्स्ट्रा वाला कमाई है वो ब्याज की इनकम है, वो ओवर द पीरियड क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो यही प्रिंसिपल पे चलता है। हाँ, एंट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, एंट्री 20 लाख पे हरगिज़ नहीं होगी, ना इधर ना उधर ना कहीं पे भी। एंट्री यहाँ पे एएस ने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, लेसी के लिए, और इसके लिए क्या लिखा है, फेयर वैल्यू। ओके, देखिए पहले एएस पढ़ लेते हैं फिर इसका चार्ट बना लेंगे। हाँ, पेज 29, लीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसी। हाँ, फाइनेंशियल लीजेस at inception of finance lease beginning, the lessee recognizes the lease as a asset and a liability. ये वाली एंट्री है, कार अकाउंट डेबिट टू लेसर, asset and a liability at an amount
विच इज़ लोअर ऑफ, हाँ कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, यही लिखा है मैंने अभी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू। अब आप वापस से कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कैसे निकालेगा, तो आप कहेंगे वाईआरआर से डिस्काउंट करके। कल अपना डिस्कशन था आईआरआर, उसको कहाँ मालूम, फ़ोन करके पूछ लिया, बता दिया तो कर लेगा, नहीं बताए तो वो अपनी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से। तो अगला पैराग्राफ लिखा होगा, देखिए, इन कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी डिस्काउंट रेट इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ इट इज़ नॉट नोन। वो इसने भी मान लिया भाई इसको पता नहीं हो तो लेस इज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट शुड बी यूज्ड। और एक मैथमेटिकल रूल बता दूं, अगर उसको आईआरआर पता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी या तो फेयर वैल्यू से कम आएगी या उसके बराबर आएगी। रीज़न, लेसर ने आईआरआर कैसे निकाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, यानी कि इन दोनों को डिस्काउंट किया, उससे आईआरआर निकाला। अब मैं अगर सिर्फ इसको डिस्काउंट करूंगा तो इसकी वैल्यू कम ही आएगी, और अगर अनगारंटेड ज़ीरो है तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम, ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। पर अगर मैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट काम में लूँ वो आईआरआर से बहुत अलग हो सकती है, तो क्वाइट पॉसिबल ये प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए इसने क्या कह दिया, विच एवर इज़ लेस। रीज़न, इससे ज़्यादा तो एसेट की अर्थ है ही नहीं। भाई कार 15 लाख की है, आपने कहा मैं 20 लाख दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 5% ही है और लेस ही ब्याज लगा रहा है 12%। अब आप 5% से डिस्काउंटिंग करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख की 15 से भी क्या होगी, ज़्यादा आ जाएगी। अब कार जब 17 की है ही नहीं, मान लो 17 आ गई, तो आप 17 पे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी वर्थ ही कितनी है, 15। तो इसलिए एंट्री विच एवर इज लेस बोल दिया। ओके, अब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, liability for a leased asset should be presented separately in balance sheet as current or long term as the case may be। आज एक होमवर्क में काम करना, ग्रुप 1 वाला, सॉरी अपनी जो वॉल्यूम 1 था उसमें शेड्यूल 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ वाले हेडिंग्स में देखना, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज, वही जो अगले 1 साल में किस्तें देनी है वो करंट में, 1 साल के बाद जो देनी है वो नॉन करंट में, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा है, अ फाइनेंस लीज गिव राइज टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके, हाँ, जब फाइनेंस लीज है, कार इसकी बुक्स में है तो डेप्रिसिएशन भी इसकी बुक्स में आएगा। द एसेट विच विल बी रिटर्न्ड should be fully, अंडरलाइन करिएगा, depreciated over lease term or useful life whichever is less। आपने एसेट की लाइफ तो 10 साल है, मैंने लीज पे 4 साल के लिए लिए, वापस देनी है, तो इसका मतलब मुझे तो जो भी वसूली है मेरे लिए तो यूज़फुल लाइफ, वही अपन AS 10 में भी जाएँ PP, यूज़फुल लाइफ हम कितने टाइम तक काम में लेंगे, 4 साल। ओके, तो या तो लीज टर्म या यूज़फुल लाइफ whichever is less और लिखा है। लीज 4 साल के लिए ली, पर मालूम है एसेट तो 3 साल ही काम लूँगा, तो 3 साल में फुल्ली डेप्रिशिएट करना है, मतलब क्योंकि रिटर्न करनी है तो स्क्रैप वैल्यू तो मेरे को मिलनी ही नहीं है, तो इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट मेरे लिए रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये उसके लिए लिखा ही नहीं है ना, ये क्या लिख रहा है, इफ एसेट इज टू बी रिटर्न। एसेट अगर रिटर्न ही नहीं करना है तो लीज पीरियड से मतलब नहीं, फिर तो सिंपल AS 10 लगेगा, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट हेडिंग, ये ऑपरेटिंग लीज बाद में पढ़ेंगे। लीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसर, फाइनेंस लीज, द लेसर शुड रिकॉग्नाइज एज अ रिसीवेबल, हाँ ये लिखाया था रिसीवेबल, ठीक है, अमाउंट हाँ इधर लिखाया था, और वो किस पे रिकॉग्नाइज करेगा, अमाउंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, जो किसके बराबर होता है, फेयर वैल्यू। क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट की कल डेफिनेशन अपन ने लिखी थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस ब्याज, यानी कि वो किसके बराबर होगा, फेयर वैल्यू। अब हाँ, अगला पैराग्राफ माता बच्ची वाला है,
खैर काम में तो नहीं आएगा क्वेश्चंस में। एस्टिमेटेड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है, इट हैज़ टू बी रिव्यूड रेगुलरली। वही AS10 याद करें, रेसिडुअल वैल्यू, यूज़फुल लाइफ, ये सब हर साल क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। यहाँ पे भी गारंटेड को रिव्यू नहीं करना है, वो तो फिक्स है। जो अनगारंटेड वाला है वो रिव्यू करना पड़ेगा, और मान लो लग रहा है कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसके हिसाब से ये रिसीवेबल का अमाउंट चेंज होता जाएगा। पंगा है, देखता हूँ अगर हुआ तो बता दूंगा। बाकी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 5 नंबर में नहीं पहुँचाता है ना कि इतना सारा क्या पूछेंगे। सॉरी, हाँ, बुक्स ऑफ लेसी। हाँ, बुक्स ऑफ लेसी में मैं और आगे लगा देता हूँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। हाँ, टू लेसर वर्ड नहीं लिख के, थोड़ा होता है ना भाई अपने को एएस में थोड़ा सा एकदम यूँ कॉम्प्लिकेटेड नाम, जैसे सैलरीज वेजेस यूँ हल्का लगता है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वैसे लीज लाइबिलिटी कौन से अमाउंट पे होगा, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लेंगे, अगर IRR पता है तो वो, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। हाँ, डेप्रिसिएशन कल बताया था भाई, अगर ये लेसी ये कार लीज पे नहीं लेकर के लोन पे लेता तो क्या ब्याज पे पैसा मिलता। वो किसी और से लोन तो कहीं से भी ले सकते हो, NBFC से भी ले सकते हो, कोई मना थोड़ी। जो देता भाई, देखिए बैंक वाला पड़ोसी को उसने 10% पे दिया, हम गए तो मना ही कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं पड़ोसी की हमको ये किस रेट पे मिलता, ठीक है। यार आपको एक मिनट, अब आप ही बता दो किससे लेते। मैं आपके पास 4 जने लोन देने को तैयार है, सबकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, बताओ किससे लोगे। तो उसमें कोई डिसीजन वाली बात ही कहाँ है, उसके लिए CA करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ हैं, भाई आप करो हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, कोई मेरे से ट्रीटमेंट ही नहीं करा रहा है, ठीक है। तो वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके बारे में अपन बात ही क्यों करें, ठीक है। जापान में नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, जापान में बैंक बैलेंस जितना रहता है उस पर चार्ज और लगता है कि भाई आपके पैसे का ध्यान रखने का, ठीक है। अब आप कहेंगे नेगेटिव है, हम कह देंगे भाई तुमको 0% पे ही दे दे, पर वो अपने को दे नहीं रहा है ना, प्रॉब्लम तो वहाँ है, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन ओवर यूजफुल लाइफ as per AS10, if asset will be returned, ठीक है, एसेट अगर रिटर्न होगी तो फुल अमाउंट टू बी
depreciated over useful life or lease period whichever is less. हाँ, उसके बाद एक और चीज़ लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट every year transfer to P&L or AS16. हमने जो एसेट लीज पे ली, ज़रूरी थोड़ी वो रेडी फॉर यूज़ यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. मशीनें लीज पे ली, उसको इंस्टॉल किया, 2 साल लगेंगे. क्लियर? तो उस केस में पहले 2 साल का जो ब्याज लगेगा वो AS16 के हिसाब से क्वालिफाइंग एसेट होने के कारण कैपिटलाइज हो जाएगा. ओके, पर वो ये AS कुछ नहीं कहता, ये कहता ब्याज हुआ, अब आपको कहाँ ले जाना है आप जानो. अंडरस्टैंड? AS16 में अगर परमिशन मिलती है कैपिटलाइज कर दो, नहीं तो पिंडल अकाउंट जिंदाबाद. हाँ जी, हाँ इसीलिए मैंने लिख दिया पूरा. देखिए वो एसेट आपकी है, चाहे लीज पे है चाहे ओन्ड है, AS10 लगेगा ही लगेगा. इसने सिर्फ किसके बारे में बोला? इसने इसके बारे में बोला ही नहीं, तो मैंने लिख दिया. इसने तो सिर्फ इसके लिए बोला अगर पूरी जा रही है फुल डेप्रिसिएशन लगाना है, पूरा अमाउंट डेप्रिशिएट करना है, उसमें स्क्रैप वैल्यू का एस्टिमेट मत करना. रीज़न, स्क्रैप वैल्यू होगी पर वो आपको नहीं मिलेगी. ठीक है? हाँ, बुक्स ऑफ लेसर. हाँ जी, ये एंट्री करेगा लीज रिसीवेबल्स डेबिट. हाँ, टू बैंक भी हो सकता है और टू सेल्स भी हो सकता है. ठीक है? हाँ, टू बैंक कब? अगर फिनेंस कंपनी है. ठीक है? टू बैंक इफ इट इज़ अ फिनेंस कंपनी, टू सेल इफ इट इज़ अ डीलर ऑफ द सेट. ओके, अमाउंट क्या होगा? AS कहता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज विच इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ असेट. हाँ, इसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है. ओके, हाँ, इसके लिए इंटरेस्ट जो है वो क्या है? इनकम है, टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एवरी ईयर. ओके, हाँ, इसके लिए एक पंगा क्या है? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू रिव्यू एट एंड ऑफ ईच ईयर. और अगर चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से लीज रिसीवेबल का अमाउंट चेंज होगा. उसके बुक्स में एसेट ही नहीं है, कहाँ की यूजफुल लाइफ भाई. आपके लिए डेटर है. हाँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, वो सब करना है. ये एक तरह से वो हो रहा है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, तो मैं मेरे डेटर का अमाउंट क्या करूँगा? इसीलिए नाम क्या लिखा है? लीज रिसीवेबल. इसका एक लॉजिक समझिए. यहाँ पे लेसी नाम क्यों नहीं लिखा? लेसर कह रहा है कि कुछ पैसा तो लेसी से आएगा और कुछ कार बेच के अलग से आएगा, वापस आ रही है. तो इस कार से जो पैसा आएगा वो सारा का सारा लेसी से नहीं आएगा, कुछ लेसी से आ रहा है, कुछ बेच के आ रहा है जब वो रिटर्न हो रही है. इसीलिए अपन लेसी वर्ड यूज़ नहीं करके क्या लिखा है? लीज से कितना पैसा आना है. अब ये लीज रिसीवेबल जो है, हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ असेट क्या है? PV ऑफ MLP प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू. तो अब यहाँ पे अनगारंटेड वाला अमाउंट जुड़ा हुआ है. अब आपने इसमें अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का अमाउंट जुड़ा हुआ है और ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो ऑब्वियसली मुझे इस अमाउंट को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. ठीक है? रिव्यू एवरी ईयर एंड एनी चेंज विल चेंज
लीज रिसीवेबल बैलेंस। तो जो मेरा लीज रिसीवेबल का बैलेंस है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। Whichever is less. मैं क्या है, लेस ही परचेज करेगा तो ये रूल लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा ही नहीं। तब तो दोनों की वैल्यूज़ हमेशा क्या होगी, सेम होगी। वो IRR फिर तो खुद ही निकाल सकता है। अगर आपको ऐसे ही कार ले रहे हो जो आप ही रखने वाले हो और आपने कहा फेयर वैल्यू 15 लाख, आपको भी पता है 20 लाख आप दे रहे हो, तो IRR आपका भी वही होगा और देने वाले का भी वही होगा, अलग हो ही नहीं सकता। अलग सिर्फ एक ही केस में होता है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू के चक्कर में। हाँ जी, फोटो खींच लीजिए फटाफट, खींच लिए। देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन, R Limited, the lessee, acquired machine on lease from S Limited, the lessor, on January 1, 2020। तो यहाँ पे R Limited कौन है भाई, लेसी, ठीक है, और लेसर कौन है, S Limited। हाँ जी, 1 जनवरी को एसेट खरीदी। लीज टर्म कवर्स एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन, दैट इज 3 years। हाँ, इससे हो गया फाइनेंस लीज, पूरी लाइफ के लिए जब दे दी, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ऑन January 1, 20 is 3.5 lakhs। Lease agreement requires the lessee to pay an amount of 1,50,000 per year beginning from December 31, 20। हाँ, 1 जनवरी को ली है, पहले केस 1.5 लाख की पहले साल के एंड में, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, 3 साल में कितना पैसा देना है भाई, 4.5 लाख। फेयर वैल्यू कितनी है, 3.5 लाख, मतलब ब्याज हो ही गया। द लेसी हैज गारंटीड अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 5,000 ऑन December 31, 23 टू द लेसर। हाँ, ये भी MLP में जुड़ेगा, यानी कि 3 साल में 4.5 लाख प्लस 5,000, 4,55,000 देना है। The lessor, however, estimates machine will have a salvage of 11,400 on December 31। तो 5,000 गारंटेड है, बाकी का 6,400 क्या हो गया, अनगारंटेड। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। IRR क्वेश्चन ने दे दिया, नहीं तो अपन भी निकाल सकते थे। कैसे, अपन कैसे निकालते, ईयर 1, 2, 3, लेसर को कितना कितना पैसा मिलेगा। हाँ, IRR कौन निकालता है, लेसर। लेसर कहेगा मुझे कितना पैसा मिलेगा, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। थर्ड ईयर में और लिख देता हूँ 11,400। मैं दोनों जोड़ के लिखो चाहे अलग अलग लिखो। अब आप कहेंगे इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करें कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाए, फेयर वैल्यू के बराबर। क्वेश्चन ने डिस्काउंटिंग रेट दे दी, क्योंकि अपने को निकालने का काम अगर दे दे तो 5 नंबर का तो वही हो गया भाई। 2-3 बार ट्राई करोगे इंटरपोलेशन, तब जाके 15 तक पहुंचोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज तक जो भी आए उसमें रेट दी हुई थी, नहीं भी दे तो आप लोगों को निकालना आता ही है, ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन ने दे दी है, एक बार ट्राई कर लो 15% से क्वेश्चन सही है कि नहीं है। बोलो भाई, 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले साल का
869 क्या हुआ? चिड़िया उड़, तोता उड़, ठीक है। 100-200 रुपये कम ज़्यादा हो अपनी जेब से दे देना, ठीक है ना। हाँ, तो वो लिफाफा आपका। क्या हुआ? मेरे को जो सुनाई दिया, मैंने जिस ज़्यादा जो आवाज़ आई ना वो वाली लिख दी, ठीक है ना। हैं? पर अभी जुकाम हुआ है ना, दूर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। हाँ, तो IRR क्वेश्चन ने दिया हुआ है, नहीं तो अपने को निकालना पड़ता है। 15% सही है, ठीक है। अब दोनों की बुक्स की अकाउंटिंग। हाँ, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें, हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ असेट कितनी है? 3,50,000। हाँ, MLP कितना हुआ? 1.5 लाख इंटू 3 प्लस 5,000, ठीक है। हाँ, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना हुआ? 11,400 माइनस 5,000। हाँ जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, इट सेज MLP प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ओके, समझिए, MLP तो होता है लेसी क्या देगा, और ये है लेसर को क्या मिलेगा। और दोनों में फ़र्क एक ही केस में होगा जब एसेट वापस आएगी और उसमें अनगारंटेड हो। अच्छा, अनगारंटेड होगी कब? जब वापस आएगी। लेसी कहते मैं ही रखूँगा, तो जितना पैसा ये देगा उतना ही इसको मिलेगा, कोई पड़ोसी तो और देगा नहीं, सांत्वना पुरस्कार, ठीक है। हाँ, फिर IRR कितना है भाई? 15%। अब बुक्स ऑफ लेसी, हाँ, एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? इट सेज लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP एंड फेयर वैल्यू। अब लेसी कहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकालो। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP ईयर 1, 2, 3, हाँ, कैश फ्लो 150, 150, 155 थर्ड ईयर में, ठीक है। ये 4,55,000 हो गया। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। 345, हाँ, 3.5 नहीं आएगा। रीज़न, अपन ने 461,400 को 15% से डिस्काउंट करते हैं तो 3.5 आ रहा है। अपन 455 को डिस्काउंट कर रहे हैं तो कम आएगा ही, और वो कम कितना है? 6,400 का थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर देता। भाई फ़र्क 1.5 लाख तो सेम ही था। यहाँ पे 5,000 ले रहे हैं, वहाँ 11,400 लिया था, ठीक है। तो वन गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फ़र्क है, ओके। हाँ, अब ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, फेयर वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख। एंट्री किस पे होगी? 345,771, ओके। तो एंट्री लेसी की बुक्स में एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कौन सी है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, कितने पे? 345,771, ठीक है। हाँ, अब मैं एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लेजर अकाउंट बना रहा हूँ, लीज लाइबिलिटी अकाउंट। 2020 January 1 बाई मशीन 345,771 एंट्री हो गई, बुक्स में लाइबिलिटी आ गई। अब फर्स्ट ईयर के एंड में 1.5 लाख देने,
तो फर्स्ट ईयर के एंड में 1.5 लाख देने से पहले आप कहेंगे इंटरेस्ट चार्ज करो बाई इंटरेस्ट। हाँ, एंट्री क्या हो रही है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना, टू लीज लाइबिलिटी। अब आप कहेंगे ब्याज कितने पे चार्ज करना है? 3.5 लाख पे, 3.45 पे, कि 4.5 लाख पे, कि 4.55 पे? जो बुक्स में बैलेंस है ब्याज उसी पे लगेगा। हाँ जी, तो 3,45,771 पे। हाँ, आप कहेंगे ब्याज किस रेट से चार्ज करूँ? बहुत सिंपल है, जिस रेट से डिस्काउंट किया उसी रेट से ब्याज चार्ज करना है। तो 3,45,771 इंटू 15%, 51। और फिर इधर 2020 दिसंबर 31 टू बैंक हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। इस 1.5 लाख में समझिए 51 तो ब्याज पे किया, बाकी का प्रिंसिपल। अच्छा, आपको कुछ माथापच्ची अलग अलग नहीं करनी है कि नहीं ब्याज अलग लिखूँ प्रिंसिपल अलग लिखूँ। इधर ब्याज जोड़ के अमाउंट लिख दिया, ऑटोमेटिकली बैलेंस जो आएगा वो प्रिंसिपल का ही आएगा जो बच गया है। 6। हाँ, 2021 January 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 247,637। हाँ जी, दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। हाँ, इस पे ब्याज लगाना है 146 टू बैंक 1.5 लाख रुपए। हाँ जी, 2021, ठीक है। हाँ, बैलेंस कैरेड डाउन 1,783। हाँ, जो भी आ रहा है भाई। 2022 ये 20 से शुरू हुआ ना, तो उसमें 2000। हाँ, तो 20, 21, 22 क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, दिसंबर 22 करना पड़ेगा। जो स्क्रैप वैल्यू दिसंबर 23 लिखा हुआ है ना, उन सब में 22 कर दो, ठीक है। जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 134,783। दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। और अब यहाँ पे टू बैंक इस बार कितना पैसा देना पड़ सकता है? 1.55। एक बार लिख रहा हूँ मैं 1.55। हाँ, उसके हिसाब से ब्याज कितना होता है? बैलेंसिंग फिगर 20217 कर रहा हूँ, ब्रैकेट में राउंड ऑफ। लास्ट ईयर में हमेशा फ़र्क आएगा ही आएगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के कारण। हो सकता है आप जब 15% लगा रहे हो कुछ अलग आ रहा हो। हाँ, मतलब मैं फिर भी। तो अब आप कहेंगे 1.5 लाख क्यों लिखा है? अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। हाँ, ये वाला ब्याज तो क्लियर है ना भाई, 247,637 का 15%, और ये वाला था 134,783 का 15%। अब लास्ट ईयर 2022 दिसंबर 31 एक बार में 1.5 लाख, ये तो देना ही है। अब 5,000 कब देने पड़ेंगे? अगर एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू 5,000 से भी कम आ जाए, मान लो एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू 0 हुई तो 5,000 देने हैं। स्क्रैप वैल्यू 2,000 हुई 3,000 देने हैं। स्क्रैप वैल्यू 5 से ज़्यादा हुई नहीं देना है। ओके, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं 2,000 ही मिली उसको, तो अपन कितना पेमेंट करेंगे? टू बैंक 3,000। आपने कहा 2,000 बच गए। कोई लाइबिलिटी सोची हुई थी कि देनी पड़ेगी और नहीं देनी पड़ी, तो खुशी हुई, P&L में डाल दो। कितना? 2,000। हाँ, बाई चांस 5,000 देने पड़ गए, नुकसान नहीं है। वो याद आया भाई, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, जो लाइबिलिटी पहले से बुक्स में हो पे करना पड़ जाए, दुखी मत होइए। हाँ, नहीं देना पड़े वो फ़ायदा है। क्लियर? समझ में आ गया भाई?
हाँ, मशीनरी अकाउंट में कुछ ऐसा खास नहीं है। मशीनरी कितने पे रिकॉर्ड होगी? 3, 4, 5, 7, 7, 1। 3 साल की लाइफ है, लाइफ ही 3 साल ही है, यूज़फुल लाइफ, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ने बोला नहीं है डेप्रिसिएशन एसएलएम लगाना है, क्या करना है। स्क्रैप वैल्यू मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि एसेट रिटर्न होगी। तो 3,45,771 3 साल में डेप्रिशिएट होगा। अगर एसएलएम कर रहा हूँ डिवाइड बाई 3 हो गया, तो उसमें कोई ख़ास मैटर नहीं है। 3 साल में मशीन अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब ये तो हुआ लेसी के लिए। लेसर के लिए एस क्या कहता है? हाँ, अमाउंट कितना होगा? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, हाँ, विच इज़ इक्वल टू फेयर वैल्यू, विच इज़ हाउ मच? 3,50,000। हाँ जी, तो ये एंट्री क्या करेगा? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हाँ, तो मैं अकाउंट बना देता हूँ लीज रिसीवेबल अकाउंट। अब लेसी ने या तो किसी और से गाड़ी खरीद के दी होगी, या खुद ही डीलर है तो सेल्स। सो टू बैंक ऑब्लिक सेल्स कितना? 3.5 लाख रुपए। December 31 टू इंटरेस्ट। हाँ, अब ये ब्याज की कमाई कितने पे कैलकुलेट करेगा? 3.5 लाख पे। आप कहें ये क्या, ये कह रहा है ब्याज 3.45 पे, वो कह रहा है 3.5 पे है। भाई उसके 6,400 रुपये अलग है ना, ठीक है भाई। वो 6,400 भी कब मिलेंगे? 3 साल बाद, तो उसका ब्याज का कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ पे ब्याज की कैलकुलेशन 3.5 लाख पे होगी, इनटू कितना परसेंट? 15%, 52,500। December 31 बाई बैंक 1.5 लाख रुपए आ गए। बैलेंस कैरेड डाउन 252,500। 2021 January 1 balance brought down 252,500। 37,875 December 31 2021 बाई बाई बैंक 1.5 लाख। बैलेंस कैरेड डाउन 140,375। 2022 January 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 140,375 टू इंटरेस्ट। हाँ, 1,40,375 पे 15%। पर लास्ट ईयर का ब्याज क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। लास्ट ईयर में इसको फाइनली कैसा कितना आना है? सुनना भाई, 1.5 लाख तो आएगा उससे, और बेच के 11,400 एक बार मानूँ मैं, वो नहीं आएगा अलग बात है, पर एक बार 11,400 के हिसाब से ब्याज कितना बन रहा है? मैं इसीलिए लास्ट ईयर में क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? राउंड ऑफ। 21 और आपके कैलकुलेशन से कितना आ रहा है? आप भाई वो फ़र्क रहेंगे। शायद आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, तब भी आपने बोला था 21 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 15% में इनका क्रॉस चेक करो क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस है कि मान लो IRR 15.01 हो, अब क्वेश्चन कहेगा 15.01 से आप भी परेशान हो गए, तो 15 दे दिया, ओके। और अपन ने भी जब भी IRR निकाला इंटरपोलेशन से, कौन से अपन भी इतने आगे गए, ठीक है। तो अब 2022 हाँ, December 31 बाई बैंक ये 1.5 लाख तो आ गए। अब स्क्रैप वैल्यू, हाँ, अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया? 3,000 देने पड़े अपने को। इसका मतलब स्क्रैप कितना हुआ? 2,000 ही हुई, तभी 3 इसने दिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे वो बाई बैंक, एक तो सुनिएगा लेसी से आएगा 3,000, फिर बाई बैंक स्क्रैप का आएगा कितना? 2,000। हाँ, बाकी का घाटा हो गया। 11,400 सोचा हुआ था, आए नहीं, ये लॉस कहाँ चला जाएगा? P&L में। कितना? 6,000।
हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दिया, क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अज्यूम एक्चुअल रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 2000। हाँ, अगर मैं पूरे 11,400 ही मान लूँ वही आया, तो यहाँ पे टू बैंक ज़ीरो हो जाएगा, तो फ़ायदा 5,000 और उसके कोई लॉस नहीं होगा, वो बाई बैंक 11,400। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो ये एएस के रिक्वायरमेंट, और ये जो पुराने सिविल्स में हायर परचेज वाला चैप्टर था उसमें ये काम करते थे कि लेजर अकाउंट बनाओ। हायर परचेज में एसेट वही रखता था, एसेट रिटर्न नहीं होती थी, इसलिए दोनों की बुक्स में अमाउंट्स क्या होते थे, सेम। क्योंकि ये भी 3.5 पे एंट्री करेगा, ये भी 3.5 पे। अच्छा, जब दोनों 3.5 पे ही एंट्री करेंगे, दोनों का ब्याज का खर्चा और इनकम भी क्या होगी, सेम होगी, सब जगह बराबर चलेगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जब एसेट रिटर्न आ रही है और अनगारंटेड है, तो ये कह रहा है मुझे 3.45 देने हैं, ये कह रहा है मुझे 3.5 मिलने हैं, और दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि इसको अलग से मिलना है, 6,400 अलग से मिलना है ना, इसलिए दोनों की बुक्स में अमाउंट ये अलग होते ही हर साल का ब्याज का खर्चा और इनकम का अमाउंट जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये कुल मिला के एंट्रीज है। इसकी फ़ोटो खींच लो। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम का नहीं है, ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इलस्ट्रेशन है टू मेक अंडरस्टैंड कि किस तरह से होता है। हाँ, एग्ज़ाम में जनरली जो क्वेश्चन आए हैं वो ये अमाउंट निकाल दो, ठीक है, या कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर, तो बोले लेजर नहीं बना के स्टेटमेंट बना दिया, ये भाई ये इसमें ब्याज जोड़ा, 1.5 लाख माइनस किया, बैलेंस निकाला, ब्याज जोड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है। Yes. Clear? Understood? अब इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। घर पे क्या करना, दोनों पेजेस काम लेना रजिस्टर के, एक तरफ लेजर तो रंग का साइज़ का हो, ठीक है, ऊपर ये एक समरी बना लेना कोई भी एक पेज पे, फिर एक पेज पे ये आमने सामने वाला हो, तो थोड़ा कंपैरिजन बिकम्स ईजी। अब मैं इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशन करके कुछ समझा देता हूँ। सपोज, हाँ जी, लेसी ने गारंटी दी 11,400 की, और लेसर ने कहा स्क्रैप वैल्यू 5,000 ही होगी। तो फिर अनगारंटेड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये कितनी हो जाएगी, 461, 400। ये अनगारंटेड ज़ीरो होने से, हाँ, ये 461, 400 ये वही रहेगा, IRR वही रहेगी। हाँ, अब उस केस में यहाँ पे जो होगा 1.5 लाख और 1.55 की जगह 161, 400, तो ये अमाउंट 3.5 लाख ही आएगा। फिर वो एंट्री 3.5 पे कर लेगा। क्लियर?
फिर तो दोनों के अमाउंट्स क्या होंगे, मैच होंगे। क्लियर? एक और कॉन्सेप्ट सुनिए, ये एक 55 ही रखते हैं। लेसी को आईआरआर पता नहीं है। हाँ, पे टेंशन भाई, फिर आप कहोगे आईआरआर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी। हाँ, लेसी को आईआरआर पता नहीं है 15%, तो डिस्काउंटिंग किससे करेगा? इंक्रीमेंटल बोरोइंग क्रेडिट। अब मैं जान करके उसमें लेता हूँ सिर्फ 10%। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, बट जस्ट आपके एडिशनल नॉलेज के लिए। हाँ, 10% से डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो 3.5 से ज़्यादा आएगी। आप तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो जी। 37। हाँ, और फेयर वैल्यू कितनी है, यानी कि एंट्री किस पे करनी पड़ेगी? तो आपको ये एंट्री 350 से शुरू करनी पड़ेगी। आप सुनो भाई, आप कहेंगे ब्याज कितने पे लगाना है? 350 पे लगाना है। कौन सी रेट से लगाना है ये तो पता ही नहीं है, और ये काम की नहीं है। क्यों? अगर ये 376 लिखूं तब तो 10% जोड़ूंगा तो हिसाब मिलेगा, लास्ट में खाता मिलना भी तो चाहिए। तो अब लेसी के लिए एक मेहनत और हो गई, वो लेसी अपनी आईआरआर निकालेगा। लेसी कहेगा मैं 4,55,000 दे रहा हूँ, जिसकी आज वैल्यू 3.5 है, वापस वो आईआरआर निकालेगा, वो शायद 14% 15 के बीच में आएगी। ठीक है, तो आप समझिए लेसी को अपनी खुद की एक आईआरआर निकालनी पड़ेगी। ये 10% तो रिजेक्ट हो गई। हाँ, अगर 10% से मान लीजिए 3.5 से कम आता, ठीक है, मान लो 3.40 आता, तब तो 3.40 लिख के 10% से ब्याज जोड़ता जाएगा, अपने आप खाता मिल जाएगा। पर अगर प्रॉब्लम हुई तो लेसी को अपनी आईआरआर और निकालनी पड़ेगी। ये इसमें लिखा हुआ नहीं कहीं पे भी, पर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कभी आया नहीं कि भाई इतनी मेहनत करा दे। भाई 15 नंबर का क्वेश्चन तो होना नहीं है कि एक आईआरआर क्वेश्चन देगा, दूसरी आप निकालोगे, इंक्रीमेंटल वाले भी लगाओगे, और बाई चांस कोई इंक्रीमेंटल वाला देगा भी तो 20% दे देगा, 20 दे देगा, तो ये 3.5 से भी क्या होगा, कम आएगा। अच्छा, आपने जो प्रेजेंट वैल्यू, जिस डिस्काउंटिंग रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, उसी से वापस जब आप कंपाउंडिंग करते हो तो अमाउंट अपने आप मैच होगा। ठीक है, तो इसलिए जिस रेट से डिस्काउंट किया है, कंपाउंडिंग ब्याज उसी रेट से लगेगा। पर आपने जो डिस्काउंटिंग लिया और वो वैल्यू काम ही नहीं ले रहे हो, आप काम ये ले रहे हो, तो आप बैठ के इसकी आईआरआर निकालो। आप कहेंगे आईआरआर हमने निकाली थी 461 को 3.5 से कंपेयर करके, इसलिए वो 15 नहीं आएगी, 15 से कुछ अलग आएगी, और वो जो अलग आएगी उससे आपको फिर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। वो भले 15 से कम होकर के चाहे 14.75 आए, चाहे 14.5 आए, ठीक है, फिर ये पूरा लेजर अकाउंट बनेगा। इसलिए इतनी मेहनत वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। ओके, अब हाँ, नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ये सब फ़ोटो खींच ली थी ना पहले आप लोगों ने। हाँ, तो ये तो सारा डिस्कशन हुआ फिनेंस लीज का। अब होमवर्क लिख लो एक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन। Comfort Garments Limited entered into a 9-year finance lease for a warehouse on 31st March 2023 with lease payment of 52,000 rupees, which includes real estate taxes of 2,000. कल वाला पहला चार्ट निकालो भाई, क्या क्या इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा। एमएलपी में इंक्लूड नहीं होगा तो 52,000 में से 2 हटाएंगे। एमएलपी में कितना काउंट करेंगे, 50,000।
इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फॉर 9 years एट 9% इज 5.6. ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा आराम कर दिया. What amount should Comfort Garment report as lease liability for 22-23? पहले साल के लिए लीज लाइबिलिटी मतलब वो पहली एंट्री जो है, ठीक है, लीज लाइबिलिटी किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करे. तो कितना भाई, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5.6. तो आंसर लिख लो इसका. हाँ, आंसर लिखे. पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी. एज पर AS 19 minimum lease payment includes periodic payments, guaranteed residual value, periodic payments, guaranteed residual value, it does not includes, हाँ क्या नहीं आएगा भाई, कंटिजेंट रेंट, cost of services and taxes, paid to lesser. ठीक है. अब नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी. कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी फॉर 22-23. अच्छा, पहला ही साल है. पहला साल क्या, 31 मार्च 2023 को ही लीज पे दी है. हाँ, 2022 को दी होती तो आप कहेंगे एक साल माइनस करना पड़ता, इतना पैसा आ गया. लीज लाइबिलिटी का बैलेंस, जैसे अपन ने लेजर अकाउंट बनाया था ना, क्वेश्चन अगर सेकेंड ईयर का पूछे बैलेंस क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज जोड़ के इंस्टॉलमेंट माइनस करके निकालना पड़ेगा. यहाँ तो आज ही लीज पे दी और आज का ही पूछ रहा है. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी फॉर 22-23. हाँ लिखिए, ईयरली, एनुअल या जो भी है, एनुअल लीज पेमेंट 52,000, एनुअल लीज पेमेंट 52,000. नेक्स्ट लाइन, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है, 2,000. तो बैलेंस कितना बचा, 50,000. अच्छा, ये हर साल देना है, कितने साल तक, 9 साल तक. हाँ, तो इंटू 9 करूँगा टोटल आ जाएगा, पर अपने को चाहिए तो PV है, तो सीधा एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट लाइन, एन्यूटी फैक्टर फॉर 9 years, एन्यूटी फैक्टर फॉर 9 years at the rate 9%. हाँ, एन्यूटी फैक्टर फॉर 9 years एट द रेट 9%. कितना है भाई, 5.6. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP. हाँ, तो ये क्या आएगा भाई, प्रेजेंट वैल्यू. अच्छा, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह दी हुई नहीं है, वो गारंटेड वाली. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, हाँ जी, 2,80,000. हाँ, अब आप क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एंट्री लीज लाइबिलिटी किस पे होती है, तो अपन कहते हैं PV ऑफ MLP और फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू दी ही नहीं है, तो इसी पे होगा. सो लिखे, in absence of fair value, lease liability will be recorded. In absence of fair value, lease liability will be recorded at PV of MLP,
विच इज इक्वल टू कितना, 2,80,000. Next question. Seventh question. S Limited leased a new machine from A on 1/4/23 under lease with the following information. Lease term 10 साल है, एनुअल रेंट 40,000, यूजफुल लाइफ 12 साल है, पर अपने लीज पे 10 साल के लिए लिए, तो डेप्रिसिएशन 10 साल में ही लगेगा, विच एवर इज लेस. इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 14%. PV of ordinary annuity of 1 rupee for 10 years at 14% is 5.95. S has the option to purchase the machine by paying 50,000. हाँ, वो परचेज ऑप्शन है, तो MLP में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हाँ, देखिए, दो में से एक चीज़ होगी. परचेज ऑप्शन है तो वो या गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू अगर रिटर्न करेगा. यहाँ परचेज ऑप्शन है तो आप कहेंगे जोड़ देंगे, पर वो जोड़ना कब होता है? अगर वो सफिशिएंटली लोअर हो उस वक्त की फेयर वैल्यू से. यहाँ पे क्या लिखा है? विच अप्रॉक्सीमेट्स द एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू एट द ऑप्शन एक्सरसाइज डेट, दैट इज एंड ऑफ लीज पीरियड. उस वक्त उसको बोला है 50 में ले सकता, उस वक्त फेयर वैल्यू भी इसके आसपास ही होगी. तो जोड़ें कि नहीं जोड़ें? ऑप्शन वाली प्राइस तभी जोड़नी है जब वो उसे सफिशिएंटली लोअर हो. तो यहाँ पे मैं 50,000 जोड़ूंगा नहीं. हो सकता है मैं रखूँ ही नहीं. लिखाया हुआ कल यही था ना, MLP में वो परचेज ऑप्शन जुड़ेगा इफ़ इट इज़ सफिशिएंटली लोअर. तो इसका थ्योरिकल आंसर लिखो. एज पर AS 19, MLP consists of या comprises of, MLP comprises of payment or series of payment. MLP comprises of payment or series of payments over lease term, ठीक है. हाँ, फिर if lessee has option to purchase, रजिस्टर नहीं लाए. अच्छा, बर्थडे आज हूँ. आज अखबार में आया भी नहीं. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. हैं? देखो भाई, लिखो. इफ लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज, भाई आज एग्जेम्पशन है, कुछ बोल नहीं सकता मैं. हाँ, मैंने ये बोला आज एग्जेम्पशन है, इसका मतलब चाइनीज लैंग्वेज बतानी पड़ेगी अब. हाँ, इफ लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द असेट at end of lease period at sufficiently lower price, substantially lower price then the fair value, then lower किससे, then the fair value at option exercise date, तो जिस दिन ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, ठीक है, एट ऑप्शन एक्सरसाइज डेट, देन MLP will include such option purchase price.
तो MLP में ऑप्शन में जो पैसा देना है वो भी जोड़ना है, जो ऑप्शन में हमको परचेज प्राइस देनी होगी वो भी जोड़ना है। अब अगला पैराग्राफ लिखिए। इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन केस, जो भी है क्वेश्चन ने जो दिया है, इन द गिवन क्वेश्चन since purchase price under option is not lower than fair value, purchase price under option is not lower than fair value, कि वो उससे कम नहीं है, so it will not be included. Since purchase price under option is not lower than fair value, so it will not be included in MLP. तो MLP में नहीं लेना है। हाँ जी, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकालेंगे। क्वेश्चन ने पूछा क्या है भाई, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। तो लिखो वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। हाँ देखो बात एक ही है, पिछले में पूछा था लीज लाइबिलिटी बताओ, अपनी एंट्री क्या थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। इसमें पूछा एसेट की वैल्यू बताओ, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ लीज एसेट, तो लिखिए भाई एनुअल लीज रेंट कितना है भाई, 40,000। हाँ, एन्यूटी फैक्टर for 10 years at 14%, कितना है भाई 5.95। हाँ, तो टोटल कितना हो गया 238। हाँ, इसमें वो स्क्रैप वैल्यू, सॉरी वो परचेज ऑप्शन वाली प्राइस जोड़नी ही नहीं है, तो यही रहेगा। अगर परचेज ऑप्शन वाली प्राइस जोड़नी होती तो जो 50,000 रुपये उसको 10th ईयर के डिस्काउंट फैक्टर पे मल्टीप्लाई करके लिखते, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP विच इज़ इक्वल टू एसेट कॉस्ट, ठीक है। कितना है भाई 2,38,000, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, नहीं, ठीक है भाई। 12 में से 10 साल के लिए ले ली मेजर इकोनॉमिक पार्ट, वो मैंने आपको यही बोला ना, अपन को उस पर स्ट्रिक नहीं रहना है, मेजर पार्ट हो रहा है, ठीक है। अपना इंस्टीट्यूट तो कहती है 75 से भी कवर कर लिया है तो भी हो सकता है, ठीक है। 9th देखिए, हाँ पेंडिंग है बीच वाले, घर पे नहीं करने हैं, घर पे एक ही दिया है मैंने आपको, ठीक है। कौन सा 4th, हाँ 9th देखिए, विन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ 3-year लीज अरेंजमेंट विथ तानिया स्पोर्ट्स क्लब in respect of fitness equipments costing 16,99,999.5. भाई वो 17 में थोड़ा खतरा फील होता है ना, इसलिए, ठीक है। हाँ तो 50 पैसे फिर भी ठीक है, बाटा वाला 95 पैसे लेता है, ठीक है। हाँ भाई देखिए, गूगल करना बाटा का जो ये 95 पैसा का कॉन्सेप्ट है, इट इंक्रीज देयर सेल्स। 1000 रुपये की जगह 999.95। बायर की मेंटेलिटी फ़र्क होती है, 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट, ठीक है। आप जब फर्स्ट डिजिट देखते हो ना 2,999, अच्छा 2,000 समथिंग का है, 3,100 होते और यार 3,000 का है, वो रेंज सीधी बाहर चली जाती है, ठीक है। हाँ जी, है जी भाई। देखो वही बात हो गई, जो बाटे का शू खरीदने जाएगा उसके लिए है ना, अब अपने हॉस्पिटल में पेश है जी।
बाटा वाला ही पहना हुआ है जूते तो पहनने ही पड़ते हैं भाई, अब दो होते हैं, या तो खाओ या पहनो, ठीक है, योर चॉइस ठीक है, अभी आपके दोनों की उम्र है, ठीक है और हमारे भी दोनों की उम्र है भाई, अदर साइड भी तो होता है ना ठीक है भाई, कोई खाएगा कब जब कोई खिलाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, अभी ध्यान इधर दीजिए हाँ, ये क्वेश्चन एफएम से प्रेरित है, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ ठीक है, तो 3 इयर्स का लीज एग्रीमेंट लिया है एक फिटनेस इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट का मतलब मैं सेलिंग प्राइस कह दूं, कॉस्ट कह दूं, 17 लाख है। एनुअल लीज पेमेंट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे that sum of present value of lease payment and that of residual value together equals cost of equipment leased out। तो वो क्या कह रहा है कि लीज पेमेंट इतना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो एनुअल लीज रेंट आएगा, एनुअल लीज रेंट प्लस जो रेसिडुअल वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, कॉस्ट, यानी कि 17 लाख के बराबर, ठीक है। अच्छा 3 साल है, मतलब एनुअल लीज रेंट कितने साल में लेना है, 3 साल में। अब लिखा है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एट द एक्सपायरी ऑफ लीज इज एस्टिमेटेड टू बी 133,500, एसेट वुड रिवर्ट टू द लेसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, वापस आएगी। अच्छा अनगारंटीड दे दिए, कितनी है, 133,500। गारंटेड के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, और हो भी तो अगर मैं ये कह दूँ एनुअल लीज रेंट में गारंटेड वाली तो जुड़ी जाती है, यहाँ पे तो वैसे भी कौन सी जोड़नी है, अनगारंटेड। आप क्वेश्चन कह रहा है एनुअल लीज रेंट कितना लें ताकि इसका प्लस इसकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाए। हाँ, गिवन दैट इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एनुअल लीज रेंट, है जी। हाँ जी, तो हर साल कितना किराया लें, मतलब कुल मिला के ये हो गया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 लीज रेंट X रुपीज़, और थर्ड ईयर में एक और मिलेगा कितना, 133,500। हाँ, डिस्काउंटिंग रेट तो क्वेश्चन ने दे दिया, 10% ब्याज चाहिए। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, हाँ, नॉट 17 लाख, 16,99,999.50 है जी भाई, वो भले ही हो पर एग्ज़ाम में तो ये लिख के आएंगे ना ठीक है। तो अब हर साल लीज रेंट कितना लिया जाए वो क्वेश्चन ने पूछा है भाई, कमाना कितना है 10%, ओके, तो उसके हिसाब से भाई होता है ना, आपने 1 लाख का लोन दिया, आपने कहा 10% कमाना है, बताओ 1 साल बाद कितना लूँ, तो आपको 1,10,000 रुपये। तो यहाँ पे कमाई की रेट दे दी, टोटल पैसे अपने पास जो आ रहे हैं वो कितने हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, ब्याज अलग करके 17 लाख, तो हर साल का रेंट कितना लिया जाए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। वो जो भी आ रहा है लिखो, let annual lease rent is equal to rupees X, ठीक है। फिर लिखे IRR कितना है 10%, तो अगली लाइन में therefore PV of annual lease rent plus residual value, PV of annual lease rent plus residual value equals to किसके बराबर होनी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ असेट, अपने तो फेयर वैल्यू होता है, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट के बराबर ही चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट। हाँ, अब ये कैलकुलेशन लिख लो, ईयर 1, 2, 3 और फिर वापस एक बार 3। हाँ, भले आप चाहो तो x प्लस 133,500 भी लिख सकते हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, प्रेजेंट वैल्यू हाँ कितनी चाहिए 1699,999.5।
0.909, 82751, ठीक है। तो 0.909x, 826x, 751x, और ये भी 0.751 से मल्टीप्लाई करो भाई, 103, अब मैं जितना लिखते हो उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ जी। सो देयर फोर x इक्वल्स टू, कितना है भाई? हाँ, इन तीनों x की जोड़ कितनी आई? 4। ये बेसिकली 3 साल का एन्युटी फैक्टर है, ठीक है। 50 पैसे वगैरह नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक रिवर्स मोड ऑफ क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि भाई, ठीक है। ठीक है भाई। बस होमवर्क आपको दे ही दिया है, कौन सा? 4th क्वेश्चन।